ओके गाइस, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट इज हिंदी। ठीक है, ये भी 29 दिसंबर का ही पेपर है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी ली थी अब हम वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। L2 का ही है पेपर, लेकिन लैंग्वेज 1 हिंदी। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है उसको चुनिए। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सफल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है, गर्मियों में वर्षा हो जाती है, शीतल वायु मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के बाद मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है, हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम की यह प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं होती। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भाव का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे में आनंद कहाँ। सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी भी आवश्यक है। इसके द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जागृत होती है। अब इसमें बोला है जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही कायर होता है, सुखी होता है, सबल होता है और कमजोर होता है। तो जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होंगे वो उतना ही क्या होगा, सबल होगा। ठीक है, आप जितनी ज्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे उतना ज्यादा क्या होंगे, आप स्ट्रांग होते जाएंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। मौसम की विषमता जो है उससे अभिप्राय है। मौसम का सुहावनापन, मौसम की खराबी, मौसम की प्राकृतिक विपरीतता, मौसम की दुखदायिकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। मौसम की जो प्राकृतिक विपरीतता होती है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी कुछ है, तो ये क्या होता है, नेचुरल अपोजिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जो दुख है वो विपरीत स्थितियों से किस क्षमता का विकास करता है, भागने का, छिपने का, हारने का और जूझने का। तो जो दुख होता है वो विपरीत परिस्थितियों में हमें क्या सिखाता है कि प्रॉब्लम से कैसे जूझना है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ना तो हम भागते हैं, ना हम छिपते हैं, ना ही हम हारते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बोला है ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी हैं, पूरक हैं, समानांतर हैं और विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा पूरक होते हैं। जो गर्मी है उसका पूरक क्या होगा, सर्दी। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो चाहे पतझड़ हो चाहे बसंत हो, बसंत में पत्तियां बहुत सारी आ जाती हैं, पतझड़ में सारी पत्तियां हट जाती हैं गर्मी में, और बारिश एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे अंदर की ऊर्जा कैसे जागती है, विपरीत स्थितियों के जूझने से, मौसम बदलने से, सुख की अनुभूति से, दुख की अनुभूति से। तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा जैसे जैसे हम विपरीत परिस्थितियों से जूझते जाते हैं, यानी कि जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं हम उतना ज्यादा अपने अंदर कैपेबल होते जाते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। यह वाक्य है सरल, संयुक्त, साधारण और मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ क्या है, जय, जिसका मतलब, और यहाँ क्या है, वह। जब दो वाक्य जो होते हैं वो अलग अलग, जैसे जैसे तैसे, जहां तहां, ऐसे करके, तो जिसके जीवन में जितने अधिक दुख वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलेगा। सरल वाक्य होता है जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, जैसे राम जाता है। संयुक्त वाक्य जहाँ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे और आ जाए, तथा आ जाए, यदि, वह, एवं आ जाए, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। मिश्र वाक्य होता है जहाँ पे जैसे, कि, ये सब लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जिसका है और क्या है, वह है, तो ये क्या होगा, एक मिश्र वाक्य है। ये आपका मेन सेंटेंस होता है, इसके ऊपर ये वाला सेंटेंस जो है वो बेस्ड है। यानी कि प्रधान वाक्य क्या है, जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सुख दुख में समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगुणी समास। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। द्वंद्व समास मतलब यहाँ पे दो वर्ड जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और उनको जोड़ता कौन है, कनेक्टिंग वर्ड, जैसे और है, तथा है, तो इसमें क्या होगा, सुख और दुख। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगुणी समास नहीं। कर्मधारय समास होता है जैसे कि नीलकमल, इसमें विशेषता बताई जाती है, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। द्विगु समास जिसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है।
सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सुख और दुख, माता और पिता। नेक्स्ट है निजात जो है उसका अर्थ होगा छुटकारा मिला, छुटकारा मिलना, अनुभव होना, ऊर्जा मिलना और रास्ता मिलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर छुटकारा मिलना। निजात मतलब यू गॉट फ्री, निजात मतलब आप इस चीज से निजात पा गए, यानी कि आपको इस चीज से क्या हुआ, छुटकारा मिला। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। प्रतिकूलता जो है उसमें प्रत्यय होगा प्रतिकूल, ठीक है, एता, इता, ता और अथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ये प्रतिकूल प्लस ता, तो ता इसमें क्या है, अलग से वर्ड है, और प्रतिकूल जो है वो मेन वर्ड है, और ता इसमें प्रत्यय है। अब है क्वेश्चन नंबर ओके। अब यहाँ पे एक आपको पद्यांश दिया है, काव्यांश है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न है उनके आंसर करने हैं। आज नव निर्माण के गीत गाए, माँ भारती का घर आंगन सजाए, हम सब मिल ऐसा देश बनाए जिसके सब बच्चे पढ़ने जाएं, पाए सब पुस्तक और स्लेट, कोई कभी ना भूखा सोए पेट, सदा मिले उन्हें बड़ों का प्यार, कोई ना छीने अधिकार, कभी न लुटे सपनों का संसार, मेहनत से ही हो सपने साकार, बच्चों खेले ऐसे खेल, सदा रहे उनमें गहरा मेल, वे सब मिल दिशा ऐसा देश बनाए, घर घर में जहाँ खुशहाली छाए, समता संपन्नता के गीत गाए, फिर देश सोने की चिड़िया कहलाए। कवि किसके नवनिर्माण की बात कर रहा है, घर, पार्क, कारखाना और राष्ट्र। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। वो क्या बनाना चाह रहा है, कवि राष्ट्र बनाना चाह रहा है। ये देखिए सब मिल ऐसा देश बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से कौन सी विशेषता राष्ट्र के संबंध में कवि द्वारा कल्पित नहीं है, कि जो राष्ट्र है उससे रिलेटेड वो नहीं है। बच्चा शिक्षित हो, कोई भूखा ना हो, खूब सोना हो, अधिकारों का हनन ना हो। बच्चे शिक्षित हो ये उन्होंने बोला है, कोई भूखा ना सो ये उन्होंने बोला है, खूब सोना हो ये उन्होंने नहीं बोला, और अधिकारों का हनन ना हो ये उन्होंने मेंशन किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, कवि ने किसके बारे में नहीं बताया है, खूब सोना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। बच्चे किस प्रकार के खेल खेलें, आपसी तालमेल वाले, घर घर में ही खेलने वाले, लड़ाई वाले और अधिक धन खर्च करने वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो आपसी तालमेल वाले गेम होते हैं बच्चे हमेशा उन्हीं खेलों को खेलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। कवि देश को क्या बनाना चाहता है, साम्राज्यवादी शक्ति युक्त, समता संपन्नता युक्त, सोने की चिड़िया, परमाणु शक्ति युक्त और हथियार मुक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, समता और संपन्नता युक्त सोने की चिड़िया। ये रहा समता संपन्नता के गीत गाए और फिर देश सोने की चिड़िया कहलाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। व्यक्ति के सपने कैसे साकार हो सकते हैं, ईर्ष्या से, युद्ध से, प्रतिस्पर्धा से और मेहनत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हर इंसान अपने सपनों को सिर्फ मेहनत करके ही साकार कर सकता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आप ईर्ष्या, युद्ध या प्रतिस्पर्धा से कभी भी सपनों को साकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। सदा रहे उनमें गहरा मेल वाक्य में रेखांकित शब्द है। गहरा क्या है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, विशेषण। ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेल की। मेल क्या है यहाँ पे, संज्ञा वर्ड। मेल मतलब आपस में मिल के जुल के रहना, तो मेल कैसा होना चाहिए, गहरा। तो ये क्या है इसकी विशेषता। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। खुद से बोलना यानी स्वयं की निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, ये किसने दिया था, ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा था जो इंटरनल स्पीच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने ही थॉट प्रोसेस को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो कई बार क्या करता है, छोटा बच्चा अपने आप से बात करता है। जैसे कोई टॉय टूट गया, उसको जोड़ते वक्त वो क्या करेगा, खुद से बात करेगा। तो निजी वाक जो है वो बच्चे के खुद के ज्ञान के लिए जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि वो अपने ही व्यवहार को क्या करता है, निर्देशित करता है। सो द लेव वाइगोत्स्की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा स्थिर है, भाषा के संकेत यादृच्छिक है, भाषा अद्वितीय है। यहाँ पूछा है सही नहीं है। भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती, हर 2 कदम पर भाषा जो है वो चेंज होती जाती है। भाषा सिंबलाइज होती है, बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक लाइट सिंबल लैंग्वेज है, लेकिन हम समझते हैं भाषा के संकेत यादृच्छिक होते हैं और भाषा अद्वितीय होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है उसे हम क्या बोलते हैं। जो स्वर होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फोनेम, ठीक है।
जो स्वर होता है वो क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या है, स्वर है। ये क्या है, स्वर है। अगर किसी बच्चे को इन्हीं चीजों का ज्ञान नहीं है तो वो शब्द को नहीं पहचान पाएगा। लेट सपोज मैं ये लिख दूं आम, अब आपको यही नहीं पता है कि ये स्वर है और ये क्या है, तो आप बोलेंगे कैसे? तो शब्द को पहचानने के लिए सबसे पहले स्वर का ज्ञान होना जरूरी है। और वर्ड्स के लिए क्या होता है, रूपग्राम यानी कि मोर्फेम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अवरोध पैदा नहीं करता? सांस्कृतिक भिन्नताएं, ध्यान और रुचि की कमी, शारीरिक विकलांगता और सक्रिय श्रवण। जब आप बहुत ध्यान लगा के सुन रहे हैं या फिर आप एक्टिवली किसी चीज को सुन रहे हैं तो वो कभी भी किसी भी चीज में हर्डल क्रिएट नहीं करेगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन जो कल्चर डिफरेंस होता है, मान लीजिए अगर आप किसी साउथ इंडियन से बात कर रहे हैं तो वो अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलेगा, उसमें क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि आपको तमिल नहीं आती या तेलुगु नहीं आती तो आप कैसे बात करेंगे? अगर आप किसी भी सामने वाले की बात को ध्यान से और रुचि लगा के नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल डिसेबिलिटी भी प्रॉब्लम कॉज करती है, लेकिन सक्रिय श्रवण कभी भी अवरोध पैदा नहीं करता। भाषा जो होती है वो संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है, क्योंकि भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसमें ये दोनों ही सही है। आपको मान लीजिए किसी से कम्युनिकेट करना है, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ बहुत अलग लैंग्वेज चलती है। मान लीजिए आप टर्की गए, वहाँ टर्किश लैंग्वेज है, तो आप क्या करेंगे, बात करेंगे। बात करने के लिए भाषा जरूरी होती है। तो इंग्लिश, अलग देशों में क्या बोला जाता है, इंग्लिश। तो संप्रेषण के लिए क्या जरूरी उपकरण हुआ, भाषा, क्योंकि भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। मान लीजिए आपको बाहर जाकर किसी टर्की गए, आपको एड्रेस पूछना है, तो क्या करेंगे, आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे। वो सामने वाले को सामाजिक संदेश मतलब कोई चीज समझानी है तो उसके लिए भी भाषा जरूरी होती है। स्कूल में टीचर जो है मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सामाजिक संदेश देते हैं। सो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे है, एक बालिका 4 टांग वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार वाली गलती, जिसमें एक शब्द वस्तु और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अतिशय रूप से विस्तार। यानी कि जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं उसे हम बोलते हैं अतिशय रूप से विस्तार। यानी कि एक बच्ची है, उसने क्या किया, 4 टांग वाले जितने भी जानवर हैं उनको क्या बोलती है, वो अब घोड़ा बोलती है। जैसे गाय है उसको भी घोड़ा बोलेगी, भैंस को भी घोड़ा बोलेगी। तो ये शुरू का जो डिक्शनरी है, शुरू का जो शब्द भंडार है, वो वाली गलती है जिसमें एक शब्द जो होता है उसी को ही आप हर चीज के लिए और हर इंसिडेंट के लिए जनरलाइज कर देते हैं। मतलब जहां जो कुछ होगा हम सेम वर्ड जो है उसको यूज कर देंगे। अब वो 4 जानवर वाला, कोई 4 पैर वाला कोई भी जानवर देखेगी तो वो सीधे छुट्टे क्या बोलेगी, जैसे शेर है उसको भी वो क्या बोलेगी, घोड़ा। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स हैं उनको हम जनरलाइज कर देते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है? बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पठ्य सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ पाएं। बच्चे पर मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। बच्चे पर मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 112 का, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो निपुण भारत मिशन है उसमें क्या है, भारत के जो छोटी क्लास के बच्चे हैं यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको किस चीज में निपुण बनाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो बच्चे पर मिनट, ठीक है, कम से कम जो 60 वर्ड्स हैं उनको मीनिंगफुल वे में पढ़ पाए। ये नहीं कि बस रीड आउट कर देना है, उनका मतलब भी उनको समझ में आना चाहिए। 2 से 3 वर्ड ये बहुत कम हो जाता है। अपरिचित पठ्य सामग्री नहीं, ये नहीं कि बच्चा 3री क्लास का हम उसको दे रहे हैं एमटेक की बुक या फिर एमएससी की बुक। 45 से 60 शब्द अर्थ सहित नहीं, कितने शब्द, 60 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषण की पहचान करने का काम दिया है। कोई चैप्टर पढ़ने दिया और बोला विशेषण छांटो। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ता है और विशेषण शब्दों को रेखांकित करता है। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? आनंद के लिए पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन और विस्तृत पठन। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें जो है वो क्या है,
विस्तृत पठन होता है, यानी कि जब आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को अपने मजे के लिए पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई नोवेल है जो जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, तो हम उसको अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। जैसे न्यूज़पेपर हम कई बार वो जल्दी जल्दी देखते हैं, सरसरी तौर पे पठन हुआ, विस्तृत पठन बहुत जल्दी जल्दी हम देखते हैं। लेकिन जो गहन पठन होता है ना, वो स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को खोजने के लिए जब आप चीज को बहुत डीपली पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड योर स्कैनिंग। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसमें क्या करना है, बच्चे को विशेषण छांटने हैं, तो उसके लिए बच्चे को बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और इसमें पर्टिकुलर पीस है जिसको वो खोज रहा है। नेक्स्ट है 114। इसमें बोला है अध्यापन की एक विधि है जिसमें टीचर और 2 से 4 स्टूडेंट एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इससे पठन बोध जो है उसमें सुधार आता है, जो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। इस विधि को क्या कहेंगे, व्याकरण ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन, पारस्परिक अध्यापन, संरचनात्मक उपागम और मॉडल पठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर पारस्परिक अध्यापन। क्यों, यहाँ पे क्या है, सहयोगात्मक अधिगम समूह है, यानी कि एक टीचर है और 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर करके और एक दूसरे से चर्चा कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ZPD वाला जोन होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस, उसके आधार पर ये क्या है, पीयर ट्यूरिंग, यानी कि सहपाठी अधिगम, यानी कि पारस्परिक अधिगम, जहां पे आप किसी की मदद लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कक्षा 4 की एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को हम क्या कहेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मानस मंथन। लेट सपोज आप अपने स्टूडेंट्स को, जब आप टीचर बन जाते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखने के लिए देते हैं, ठीक है। मान लीजिए काऊ है, काऊ पे आपने लिखने के लिए बोला, तो लिखने से पहले आप बच्चे को उस चीज पे एनालाइज करने के लिए बोलेंगे, तो इस चीज को हम बोलते हैं मानस मंथन। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है शिशु की पहली वाग ध्वनि को कूजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कुछ कहने या संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को कह ना पाना, ठीक है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बच्चा होता है वो सबसे पहले जो कम्युनिकेट करता है, यानी कि कुछ भी वर्ड बोलता है तो वो ऐसे बे करता है, वो क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए वो फोनेटिक्स यूज करता है, और जो प्रचलित वर्ड है उनको ना कह के वो खुद के ही अपने वो कुछ वर्ड्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड योर बेबलिंग। 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियां नहीं। ओके गाइस, तो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, आई जस्ट होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ था कि वाग ध्वनि को कूजन और बबलाना कहते हैं। तो वो क्या होता है, अपने कम्युनिकेशन के लिए वो किसी फेमस वर्ड को ना कह के, प्रचलित शब्द को ना कह के अपने ही वर्ड्स में कुछ कम्युनिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लेबलिंग। अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है, उसको किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए। इसमें बेसिकली बोला है कि कोई टीचर है, उसने क्या किया, कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों को पठन के बाद की जो गतिविधि है, रीडिंग के बाद की जो एक्टिविटी है वो करवाना चाहता है, तो उसको कौन सी एक्टिविटी है जो नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए। MCQs, आरेखीय संयोजन, सारांशीकरण और अनुमान लगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो अनुमान लगाना है वो इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रीडिंग के बाद की जो एक्टिविटीज होती है उसमें MCQs, आप MCQs बना के बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा वही क्वेश्चन के जवाब दे पाएगा। आरेखीय संयोजन, जो सारांशीकरण, आप बच्चों से समराइज फॉर्म में उसको पूछ सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाना बच्चे अनुमान नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी चीज क्या है, पड़ी हुई है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह करके पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने। यह किस प्रकार का आकलन है, अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है, विद्यार्थी अनुकूल है, उचित नहीं है, बच्चे की प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विद्यार्थी अनुकूल है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पोर्टफोलियो तैयार हम करते हैं, पोर्टफोलियो बच्चे की ईयरली जो परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे बनाया जाता है, और ये कैसा होता है, लिखित कार्य होता है, यानी कि आप हर एक चीज को उसमें लिखते हैं। मान लीजिए बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है वो इसमें मेंशन होगा, बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है वो इसमें लिखा जाएगा। तो जहां बच्चे में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वो पोर्टफोलियो के जरिए कंप्लीट की जाती है, तो ये विद्यार्थी के अनुकूल होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए
अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? एक जो लैंग्वेज टीचर है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए अपने जो प्राइमरी स्टूडेंट हैं यानी कि 1 to 5th जो बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए क्लास में एक ऐसा प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से उनके लैंग्वेज एक्विजिशन में यानी कि लैंग्वेज लर्निंग में सहायता हो सके। तो वो किस तरह से मदद करेगा? लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद रखने में, भाषा की संरचना को समझने में, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके सीखने में, ऐसे अवसर देने में जब बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान दिया जाता हो और सीखने के मौके मिलते हों। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे आप बार बार भाषा का जो स्वरूप है यानी कि भाषा कैसे बनी है उस पर ध्यान दिया जाता है और जहाँ बच्चे को सीखने के बार बार मौके मिलते हो। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभित होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रारूप तैयार करना, समीक्षा करना और प्रकाशन करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्रक्रिया आधारित मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। अगर आप किसी चीज को करके सीखते हैं, लिख के सीखना है, आपको लिखना है किसी चीज को, प्रोसेस बेस्ड अगर राइटिंग होती है तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रेन की एक्टिविटी करनी होगी। कोई भी टॉपिक है अगर आपको उसको लिखना है या फिर आपको कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना है तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन पे जोर डालना होगा और उसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से लिखना होगा। दैट इज कॉल्ड योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। सो दिस प्रोसेस विल गेट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे हिंदी के पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू।